अध्याय 3 सपनों का दूसरा द्वार। सपने देखने के अभ्यास के दौरान मैंने पाया कि इस कला को सिखाने के लिए शिक्षक को उपदेशात्मक संश्लेषण के आधार पर एक दृष्टिकोण बनाने की आवश्यकता है। ऐसे में वो शिक्षण के उन पहलुओं को पहचान और मजबूत कर सकेगा जिनके लिए यह आवश्यक है। डॉन हुआन मुझे पहला काम देकर क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था? वास्तव में वो मुझे सपनों में मौजूद वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करके अपने सपनों का ध्यान लगाने के लिए मजबूर करना चाहता था। डॉन हुआन ने इस आशय के सूचक के रूप में गिरने के क्षण के बारे में जागरूकता के विचार का उपयोग किया। उनका कथन कि एक सपने में मौजूद वस्तुओं का अध्ययन करना सो जाने के क्षण को महसूस करने का एकमात्र तरीका एक चाल से ज्यादा कुछ नहीं था। जैसे ही मैंने कृत्रिम रूप से सपने देखने का अभ्यास शुरू किया, मुझे एहसास हुआ कि सपने का ध्यान आकर्षित करना एक बहुत ही आवश्यक चीज है। हालांकि मन के दृष्टिकोण से सपने के स्तर पर प्रशिक्षण जागरूकता कुछ असंभव लगती है। डॉन हुआन ने समझाया कि इस तरह के प्रशिक्षण का आधार दृढ़ता है। उन्होंने कहा कि इस दृढ़ता के प्रभाव में मन की सुरक्षात्मक बाधाएं नष्ट हो जाती हैं और स्वप्न का ध्यान दृश्य पर आ जाता है। जैसा कि मैंने सपने की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने और सपने का ध्यान रखने का अभ्यास किया, मुझे कुछ बहुत ही असामान्य आत्मविश्वास महसूस होने लगा। यह इतना अजीब था कि मैंने स्पष्टीकरण के लिए डॉन हुआन की ओर रुख किया। आत्मविश्वास की भावना आपको दूसरे ध्यान के क्षेत्र में प्रवेश करने देती है, उन्होंने समझाया। अब आपके लिए और भी अधिक शांत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बहुत सावधान रहें, धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ें और किसी भी स्थिति में इसके बारे में बात न करें। बस अभिनय करो। मैंने उसे सूचित किया कि मेरे अभ्यास में मैंने पहले ही वह हासिल कर लिया था जिसके बारे में उसने मुझे बताया था। दरअसल, जब मैंने सपने की वस्तुओं पर संक्षिप्त नजर डाली, तो उनकी छवियां नष्ट नहीं हुई। मैंने कहा कि दूर करने के लिए सबसे कठिन बात प्रारंभिक बाधा है जो हमें सपनों को हमारे सचेत ध्यान के क्षेत्र में लाने की अनुमति नहीं देती है। मैंने उनकी राय पूछी क्योंकि मुझे ईमानदारी से विश्वास था कि यह बाधा विशुद्ध रूप से मनोवैज्ञानिक गुण, हमारी सामाजिक कंडीशनिंग का परिणाम है, जिसके कारण हम हमें विशेष महत्व देने के लिए इच्छुक नहीं हैं। ये बाधा केवल कंडीशनिंग का परिणाम नहीं है, उन्होंने उत्तर दिया। ये सपने का पहला द्वार है। अब जब आपने उन्हें दूर कर लिया है, तो यह आपको अजीब लगता है कि इससे पहले कि आप सपने की किसी भी वस्तु पर ध्यान देते हुए इच्छा पर रोक न सकें। लेकिन इसे एक उपलब्धि मानने में जल्दबाजी न करें। सपने का पहला द्वार एक प्राकृतिक बाधा है और ऊर्जा स्तर को बढ़ाकर स्वचालित रूप से दूर हो जाता है। डॉन हुआन ने तब जोर देकर कहा कि हम सपने के बारे में तभी बात करेंगे जब मैं दूसरे ध्यान में था या जब उसने खुद को फिट देखा था। उन्होंने मुझे हर कीमत पर अपना अभ्यास जारी रखने के लिए कहा, अपने हिस्से के लिए किसी भी चीज में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। धीरे धीरे सपने की सेटिंग की आदत पड़ने के कारण मुझे बार बार संवेदनाओं का अनुभव होने लगा, जिसे किसी कारण से मैंने बहुत महत्वपूर्ण माना। ऐसा लगा जैसे मैं नहर में फिसल रहा हूं। ये ठीक सोते समय आया था। डॉन हुआन ने हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये भावनाएं व्यर्थ थीं, और मुझे वो सब कुछ लिखने की अनुमति दी जो मैंने सोचा था कि आवश्यक था। आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने डॉन हुआन की आंखों में कितना हास्यास्पद देखा। अगर मुझे आज किसी को सपने देखने का अभ्यास सिखाने का मौका मिला, तो मैं निश्चित रूप से एक छात्र के इस तरह के व्यवहार को तुरंत रोक दूंगा। डॉन हुआन ने सिर्फ मेरा मजाक उड़ाया और मुझे छेड़ा। मुझे एक छिपे हुए अहंकार पागल कहा, जो आत्म महत्व की भावना से संघर्ष करने का दावा करता है, और वो खुद धीरे धीरे सावधानीपूर्वक कवर पर मेरे सपनों के शिलालेख के साथ एक सुपरपर्सनल डायरी रख रहा है। हर अवसर पर डॉन हुआन ने जोर दिया कि सपने का ध्यान जारी करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उस ऊर्जा के पुनर्वितरण के परिणामस्वरूप दिखाई देती है जो पहले से ही हमारे निपटान में है।
वो बिल्कुल सही था। सपने का ध्यान छोड़ना जीवन शैली समायोजन का एक स्वाभाविक परिणाम है। चूंकि ऊर्जा का कोई बाहरी स्रोत नहीं है जिससे हम जुड़ सकें, इसलिए बढ़ावा पाने के लिए हम केवल उस ऊर्जा को पुनर्वितरित कर सकते हैं जो हमारे पास वास्तव में एक या दूसरे तरीके से है। डॉन हुआन ने जोर देकर कहा कि यह जादूगर का मार्ग था जो ऊर्जा पुनर्वितरण के तंत्र को सक्रिय करने के लिए सबसे अच्छा स्नेहक था। और इस अर्थ में जादूगर के मार्ग पर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रभावी उपलब्धि आत्म महत्व का नुकसान है। डॉन हुआन आश्वस्त था कि किसी भी जादूगर की कार्रवाई में सफलता प्राप्त करने के लिए यह बिल्कुल आवश्यक था, और जोर देकर कहा कि छात्र इस आवश्यकता को पूरा करने पर विशेष ध्यान देते हैं, ये तर्क देते हुए कि आत्म महत्व न केवल जादूगर का मुख्य और सबसे खतरनाक दुश्मन है, बल्कि सभी मानव जाति के लिए एक घातक बाधा भी है। डॉन हुआन का मानना था कि यह आत्म महत्व की भावना को संतुष्ट करना है कि हमारी ऊर्जा का भारी हिस्सा खर्च होता है। ये हमारी निरंतर चिंता में विशेष रूप से स्पष्ट है कि हमें कैसे माना जाएगा, हम खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं, हम क्या प्रभाव डालते हैं। हम हमेशा इस बात को लेकर बेहद चिंतित रहते हैं कि क्या हम दूसरों को पसंद करेंगे, क्या हमें पहचाना और सराहा जाएगा। यदि हम कम से कम आंशिक रूप से आत्म महत्व की भावना से छुटकारा पा सकते हैं, तो हमारे साथ दो असाधारण घटनाएं घटित होंगी। पहला, वो ऊर्जा जो हमारी अपनी महानता के भ्रम को खिलाती है, जारी की जाएगी। दूसरे दूसरे ध्यान के क्षेत्र में घुसने के लिए पर्याप्त मुक्त ऊर्जा होगी, जो हमें कम से कम ब्रह्मांड की सच्ची महानता की झलक देगी। मुझे ये जानने में 2 साल लग गए कि सपने का ध्यान उन वस्तुओं पर कैसे केंद्रित किया जाए जिनमें मेरी दिलचस्पी थी। लेकिन मैं इतना सहज हो गया कि मुझे लगा जैसे मैं जीवन भर ऐसा करता रहा हूं। सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इसे एक बार नहीं कर पाया था। हालांकि मुझे याद आया कि एक बार मेरे लिए इसे संभावित अवसर के रूप में सोचना कितना मुश्किल था। यह एक बार मेरे साथ हुआ था कि सपनों में जो हो रहा है उसका पता लगाने की क्षमता हमारी जन्मजात क्षमता है, जैसे कहना, चलने की क्षमता। मनुष्य स्वभाव से द्विपाद प्राणी है, लेकिन हमें चलना सीखने के लिए ऐसे प्रयास करने होंगे। छोटी नज़र के साथ सपने की वस्तुओं को देखने की नई क्षमता खुद को करने के लिए निरंतर अनुस्मारक के साथ थी। मैं आमतौर पर बड़बड़ाने की अपनी प्रवृत्ति के बारे में जानता था, लेकिन एक सपने में यह प्रवृत्ति इस हद तक तेज हो गई कि अंत में मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा और यह भी आश्चर्य हुआ कि क्या यह किसी और का प्रभाव था। कई बार मुझे भी लगा कि मैं पागल हो रहा हूं। मैं अपनी नींद में खुद से अंतहीन बात करता हूं, खुद को वस्तुओं को देखने के लिए याद दिलाता हूं। मैंने डॉन हुआन से शिकायत की। सामान्य तौर पर मैंने केवल उनकी पहल पर सपने देखने की कला पर चर्चा करने के लिए हमारे समझौते का पालन करने की कोशिश की। हालांकि यह मामला मुझे बहुत गंभीर लग रहा था। क्या यह किसी भी संयोग से लगता है जैसे कोई और बात कर रहा है, आप नहीं? डॉन हुआन ने पूछा। जरा सोचो, बस ऐसे ही। ये वास्तव में लगता है जैसे मैं बात करने वाला नहीं हूं। तब यह आप नहीं है। लेकिन अभी तक इस घटना को समझाने का समय नहीं आया है। आइए मान लें कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, कि अन्य दुनिया, पूर्ण अभिन्न दुनिया, क्लेरवोयंट के लिए उपलब्ध है। इन पूर्ण अभिन्न दुनिया से ऊर्जा संस्थाएं हमारे पास आती हैं। अगली बार जब आप अपनी नींद में खुद को फिर से बड़बड़ाते हुए सुने, तो वास्तव में क्रोधित हो जाएं और रुकने के लिए अनिवार्य स्वर में भौंकें। मुझे अपने लिए एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। समय में याद रखने की आवश्यकता है कि मुझे इस आदेश को चिल्लाना चाहिए। और शायद क्योंकि यह सब मुझे बहुत परेशान करता था, मैं एक सपने में याद करने और भौंकने में सक्षम था। बड़बड़ाना तुरंत बंद हो गया और फिर कभी नहीं हुआ।
क्या हर सपने देखने वाले के साथ ऐसा होता है? मैंने डॉन हुआन से पूछा कि हम फिर कब मिले। कुछ के साथ, उन्होंने उदासीन स्वर में उत्तर दिया। मैंने इस बारे में विस्तार से बात करना शुरू कर दिया कि यह सब कितना अजीब था, लेकिन डॉन हुआन ने मेरा तीखा कट करते हुए कहा, अब आप सपने के दूसरे द्वार के पास जाने के लिए तैयार हैं। मैं तुरंत उन सवालों के जवाब पाने के अवसर पर कूद गया जो मेरे दिमाग में भीड़ थे, क्योंकि मुझे पहले उनसे पूछने का अवसर नहीं मिला था। मुझे विशेष रूप से दिलचस्पी थी कि मैंने क्या अनुभव किया जब उसने पहली बार मुझे एक सपने की स्थिति में मजबूर किया। मैंने डॉन हुआन से कहा कि मैं उन सभी वस्तुओं को पूरी तरह से याद करता हूं जिन्हें मैं अपने सपनों में चिंतन करने में कामयाब रहा, लेकिन ये कि मैंने कभी भी चमक और विवरण की संतृप्ति के मामले में अपने सपने से मिलता जुलता कुछ भी अनुभव नहीं किया था। जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता हूं, मैंने कहा, उतना ही यह मुझे साजिश करता है। जब मैंने उन लोगों को देखा जो उस सपने में थे, तो मुझे एक अविस्मरणीय भय के साथ जब्त कर लिया गया था। यह इतना डरावना था कि खून सचमुच मेरी नसों में जम गया। वह भावना क्या थी, डॉन हुआन? मेरी राय में, आपका ऊर्जा शरीर उस स्थान की अज्ञात ऊर्जा के चारा के लिए गिर गया है। इसलिए, चूंकि यह पहली बार था जब आपने एक विदेशी ऊर्जा का सामना किया था, भय और विरोध की भावना जो आप में पैदा हुई थी वो काफी स्वाभाविक थी। आप प्राचीन काल के जादूगर की तरह व्यवहार करते हैं, उन्होंने जारी रखा। जैसे ही आपको मौका मिलता है, आप अपने संयोजन बिंदु को छोड़ देते हैं। उस समय, वो काफी दूरी पर चली गई। नतीजतन, आप प्राचीन जादू के अपने समय के रूप में दुनिया की सीमाओं से कहीं दूर चले गए जिन्हें हम जानते हैं। यात्रा उतनी ही वास्तविक है जितनी खतरनाक है। मैंने उनकी टिप्पणी को नजरअंदाज कर दिया, इसके अर्थ में देरी नहीं की, क्योंकि मुझे किसी और चीज में दिलचस्पी थी। मैंने पूछा, वो शहर शायद दूसरे ग्रह पर था? आप एक सपने को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप जानते हैं या सोचते हैं कि आप जानते हैं, उसने जवाब दिया। केवल एक चीज जो मैं आपको बता सकता हूं वो ये है कि आपने जिस शहर का दौरा किया वो हमारी दुनिया में नहीं है। और फिर वो कहाँ है? इस दुनिया से बाहर, बिल्कुल। देखो, तुम इतने मूर्ख नहीं हो। आपने शुरू से ही सब कुछ देखा, और आप दिखावा करते हैं कि आप सिर्फ इसलिए नहीं समझते क्योंकि आप कल्पना नहीं कर सकते कि कुछ इस दुनिया का नहीं है। खैर, यह इस दुनिया के बाहर कहाँ है, डॉन हुआन? मेरा विश्वास करो, इस दुनिया से बाहर पूरी जादुई कला में सबसे जटिल चीज है। उदाहरण के लिए, आप सोचते हैं कि मैंने आपके जैसा ही देखा। आखिरकार, आपने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैंने क्या देखा, लेकिन वास्तव में, आपने और केवल आपने उस शहर और उसमें के लोगों को देखा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है, मैंने ऊर्जा देखी। तो इस विशेष मामले में, आपके लिए व्यक्तिगत रूप से, इस दुनिया से बाहर का मतलब उस शहर में था। लेकिन तब, डॉन हुआन, वो शहर एक वास्तविकता नहीं थी। ये केवल मेरे लिए और केवल मेरे दिमाग में मौजूद था। नहीं, ये बात नहीं है। अब आप सबसे सामान्य चीजों के लिए वास्तव में पारगमन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह संभव नहीं है। यात्रा एक वास्तविकता थी। आपने शहर देखा, मैंने ऊर्जा देखी। न तो आप और न ही मैं सही थे, और न तो आप और न ही मैं गलत थे। ऐसी चीजों की वास्तविकता के बारे में आपके शब्द मुझे पूर्ण भ्रम की ओर ले जाते हैं। आखिरकार, आपने सिर्फ इतना कहा कि वो जगह असली थी। लेकिन अगर ऐसा है, तो आप और मेरे पास उनकी छवि के दो अलग अलग संस्करण कैसे हो सकते हैं? बहुत सरल। हमारे संस्करण अलग हैं, क्योंकि उस समय आपके और मेरे पास एकरूपता और आंतरिक कनेक्शन की विभिन्न विशेषताएं थीं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये विशेषताएं धारणा की कुंजी हैं। क्या आपको लगता है कि मैं फिर से उस विशेष शहर का दौरा कर पाऊंगा? तुम मुझे वहां ले आए, इसलिए मुझे नहीं पता, या बल्कि मुझे पता है, लेकिन मैं समझा नहीं सकता, या यूं कहें, मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता। आपको बस इंतजार करना है और खुद पता लगाना है कि यहाँ क्या हो रहा है। डॉन हुआन ने इस विषय पर बातचीत को पूरी तरह से बाधित कर दिया। आइए मुख्य विषय पर वापस जाएं, उन्होंने सुझाव दिया। सपने देखने का दूसरा द्वार तब पहुंचता है जब आप एक सपने से दूसरे सपने में उठते हैं। आपके पास जितने चाहें उतने समानांतर सपने हो सकते हैं या जितने हो सकते हैं। मुख्य बात उन सभी को समान रूप से नियंत्रित करना और उनमें से एक में जागना है, और ज्ञात की हमारी दुनिया में नहीं।
दहशत ने मुझे पकड़ लिया। क्या आपको ये कहने का मतलब था कि मैं इस दुनिया में कभी नहीं उठूंगा? मैंने पूछा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन जब से आपने इस विषय को उठाया है, मुझे आपको बताना होगा कि यह भी संभव है। प्राचीन काल के जादूगर ऐसा करते थे। वे ज्ञात की इस दुनिया में कभी नहीं उठे। तो मेरी लाइन के जादूगरों में से कुछ किया। बेशक, ये किया जा सकता है, लेकिन मैं इसे सलाह नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने सपनों के अभ्यास के अंत में सबसे साधारण और प्राकृतिक तरीके से जागें। लेकिन अभ्यास के दौरान आपको सपना देखना चाहिए कि आप दूसरे सपने में जाग गए। अनजाने में मेरे पास एक ही सवाल था जो मैंने उनसे पूछा था जब उन्होंने पहली बार मुझे सपने की सेटिंग के बारे में बताया था। मैंने अपनी खुद की आवाज पूछते हुए सुना, लेकिन क्या यह संभव है? डॉन हुआन ने स्पष्ट रूप से देखा कि मैं खुद नहीं था और उस अवसर पर उसी तरह हंसी के साथ जवाब दिया, बेशक, ये संभव है। ये सब आत्मनियंत्रण के बारे में है और यह मौलिक रूप से उस आत्मनियंत्रण से भिन्न नहीं है जिसका उपयोग हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। मैं आखिरकार अपने भ्रम पर काबू पा लिया और अगला सवाल पूछने के लिए तैयार हो गया। लेकिन डॉन हुआन ने सपने देखने के दूसरे द्वार के पहलुओं के बारे में बात करके मुझे हरा दिया। उनके स्पष्टीकरण ने मुझे और भी गहरे भ्रम में डाल दिया। उन्होंने कहा कि सपने देखने के दूसरे द्वार के साथ एक समस्या है और यह बहुत बहुत गंभीर हो सकता है। ये सब चरित्र की विशेषताओं पर निर्भर करता है, और अगर हम चीजों से चिपके रहने और परिस्थितियों से जुड़ने की अपनी प्रवृत्ति के साथ जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो हमें गंभीर कठिनाइयां हो सकती हैं। किस तरह से, डॉन हुआन? और इसके बारे में सोचें, क्योंकि आपको पहले से ही सपनों की सामग्री का पता लगाना है, एक असामान्य, आकर्षक रुचि, एक अजीब खुशी का अनुभव करना है। अब कल्पना करें, आप एक सपने से दूसरे सपने में जाते हैं, हर चीज को देखते हुए, हर विवरण की खोज करते हैं। ये समझना मुश्किल नहीं है कि इस तरह आप घातक गहराई में चल सकते हैं जहां से कोई रास्ता नहीं है, खासकर अगर भोग किसी व्यक्ति की विशेषता है। क्या यह संभव है कि शरीर या मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया न करें और इसे रोकें? वे इसे रोक देंगे यदि यह एक प्राकृतिक यानी सामान्य नींद है। लेकिन हमारे मामले में हम एक सामान्य सपने की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक सपने की बात कर रहे हैं। और सपने देखने वाले, जिन्होंने सपने देखने के पहले द्वार को पार कर लिया, ने ऊर्जा शरीर के बारे में जागरूकता हासिल की। और यह ऊर्जा शरीर है जो सपने के दूसरे द्वार से गुजरता है, एक सपने से दूसरे सपने में कूदता है। इस सब से क्या होता है, डॉन हुआन? कि सपने के दूसरे द्वार पर काबू पाने के बाद आपको सपने के ध्यान पर और भी कठोर और शांत नियंत्रण हासिल करने का इरादा बनाना चाहिए, क्योंकि यह है सपने देखने वाले के लिए एकमात्र सुरक्षा वाल्व। सुरक्षा वाल्व क्या है? आपको अभी तक पता नहीं चला है कि सपने देखने का असली उद्देश्य ऊर्जा शरीर में सुधार करना है, और संपूर्ण ऊर्जा शरीर में अन्य चीजों के अलावा सपने के ध्यान पर इतना स्पष्ट नियंत्रण है कि यह बात के संकेत पर रोक सकता है जहां यह आवश्यक है। यह सुरक्षा वाल्व है जो सपने देखने वालों के लिए उपलब्ध है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सपने देखने वाला कितनी गहराई से डूब गया है और वह इस विशेष क्षण में किस हद तक लिप्त है। ध्यान, सपने को आवश्यक होते ही इसे सतह पर फेंक देना चाहिए। इसलिए मैंने फिर से सपने देखने का अभ्यास किया। अब यह स्पष्ट नहीं है कि क्या है। इस बार लक्ष्य पहले की तुलना में बहुत कम स्पष्ट रूप से देखा गया था, और कठिनाइयों में और भी वृद्धि हुई। जैसे पहले काम के मामले में, मैं तय नहीं कर सका कि क्या करना है। मेरे मन में एक हतोत्साहित करने वाला संदेह पैदा हो गया कि इस बार मेरा पूरा अभ्यास किसी भी तरह से मेरी मदद करने में सक्षम होने की संभावना नहीं है। अनगिनत असफलताओं के बाद मैं अपने सपनों में मौजूद प्रत्येक वस्तु पर सपने का ध्यान ठीक करने के अभ्यास को जारी रखते हुए शुरुआती बिंदु पर लौट आया। मैं सहमत था कि मुझे कुछ याद आ रहा था, और यह मुझे एक बढ़ावा दिया है लगता है।
बढ़े हुए कौशल के साथ मैं अब किसी भी सपने की वस्तु की छवि को पकड़ सकता था। बिना किसी बदलाव के 1 साल बीत चुका है। फिर अचानक एक दिन कुछ बदल गया। मेरा एक सपना था। इसमें मैं खिड़की को देख रहा था, ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या मैं कमरे की दीवारों से परे परिदृश्य देख पाऊंगा। अचानक कुछ हवा जैसी ताकत, जिसे मैंने अपने कानों में बजने की तरह महसूस किया, मुझे खिड़की से बाहर निकाला। इसके अलावा एक पल पहले मेरी दूरदर्शिता का ध्यान कुछ अजीब निर्माण से आकर्षित हुआ था। यह एक ट्रैक्टर की तरह लग रहा था। अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके बगल में खड़ा था और उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहा था। मैं काफी स्पष्ट रूप से जानता था कि यह एक सपना था। मैंने चारों ओर देखा कि क्या मैं उस खिड़की से बाहर गिर गया था जिसे मैं देख रहा था। मेरे चारों ओर के परिदृश्य को देखते हुए मैं एक ग्रामीण खेत में कहीं था। दृष्टि में कोई इमारत नहीं थी। मैं इसके बारे में ठीक से सोचना चाहता था, लेकिन मेरा सारा ध्यान कृषि मशीनरी की भारी मात्रा से आकर्षित हुआ। ऐसा लग रहा था कि सभी उपकरण छोड़ दिए गए हैं। मैंने मावर्स, ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, डिस्क हल, थ्रेसिंग मशीनों को देखा। उनमें से बहुत सारे थे कि मैं उस सपने के बारे में भूल गया जिसने ये सब शुरू किया था। फिर मैंने इस समय मुझे घेरने वाले परिदृश्य की जांच करके खुद को उन्मुख करने का फैसला किया। कुछ दूरी पर एक विशाल बिलबोर्ड जैसा कुछ था, जो अमेरिका की सभी सड़कों के साथ बहुतायत में रखा गया था। इसके चारों ओर टेलीग्राफ पोल दिखाई दे रहे थे। जैसे ही मैंने बिलबोर्ड पर अपना ध्यान केंद्रित किया, मैंने तुरंत खुद को इसके बगल में खड़ा पाया। इस्पात संरचना ने भय को प्रेरित किया। इसमें खतरा था। इमारत को ढाल पर ही चित्रित किया गया था। मैंने पाठ पढ़ा। यह एक मोटल के लिए एक विज्ञापन था। एक अजीब निश्चितता के साथ मुझे यकीन था कि मैं या तो ओरेगन में था या उत्तरी कैलिफोर्निया में। मैंने इस सपने के परिदृश्य को देखना जारी रखा। पहाड़ों को कहीं बहुत दूर देखा जा सकता था और हरी गोल पहाड़ियां थोड़ी करीब थीं। पहाड़ियों पर बिखरे पेड़ों के समूह थे और मैंने फैसला किया कि वे कैलिफोर्निया ओक थे। मैं चाहता था कि हरी भरी पहाड़ियां मुझे अपनी ओर आकर्षित करें, लेकिन इसके बजाय मैं दूर के पहाड़ों की ओर आकर्षित हो गया। मुझे यकीन था कि यह सिएरा था। वहां पहाड़ों में सपने में मेरी सारी ऊर्जा मुझे छोड़ गई। लेकिन ऐसा होने से पहले मैं उस तस्वीर के सभी विवरणों के प्रति लगातार आकर्षित था जिस पर मैंने ध्यान दिया था। सपना एक सपना होना बंद हो गया है। मैं वास्तव में सीरियस में था। कम से कम मेरी पूरी धारणा ने यही कहा था। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉनिक आवर्धक के साथ एक फोटो लेंस के माध्यम से मैंने दरारें, फव्वारे, पेड़, गुफाओं में देखा। मैं पहाड़ों की चोटी पर जिम्मेदार ढलानों पर चढ़ गया और यह सब तब तक जारी रहा जब तक कि मैं पूरी तरह से थक नहीं गया। किसी भी चीज पर सपने का ध्यान केंद्रित करने की क्षमता खो दी। मुझे लगा जैसे मैं नियंत्रण खो रहा हूं। अंत में मुझे पता चला कि अब कोई परिदृश्य नहीं था, लेकिन केवल एक अभेद्य अंधेरा था। खैर, आप एक सपने में दूसरे स्थान पर पहुंच गए। डॉन हुआन ने मुझे सूचित किया जब मैंने उन्हें इस सपने के बारे में बताया। अब आपको उनसे गुजरना होगा। रेड ड्रीम्स में दूसरे पर काबू पाना बहुत गंभीर है। इसके लिए प्रयास की आवश्यकता है, सख्त अनुशासन की आवश्यकता है। मुझे यकीन नहीं था कि मैंने कार्य का सामना किया था, क्योंकि मैं वास्तव में दूसरे सपने में नहीं उठा था। मैंने डॉन हुआन से इस विसंगति के बारे में एक सवाल पूछा। यह मेरी गलती है, उसने जवाब दिया। मैंने तुमसे कहा था कि दूसरे सपने में जागना जरूरी था, लेकिन कुछ और मतलब था। सपनों को लगातार और सटीक रूप से बदलना आवश्यक है। ठीक यही आपने किया। पहले गेट के करीब पहुंचकर आपने व्यर्थ में बहुत समय बिताया, विशेष रूप से अपने हाथों को देखते हुए। इस बार आप सीधे लक्ष्य पर गए। वास्तव में आपको दूसरे सपने में जागने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करने की जहमत नहीं उठाई। डॉन हुआन ने तब कहा कि सपने के दूसरे द्वार को पार करने के दो सही तरीके हैं।
पहला वाला, दूसरे सपने में जागना, यानी सपने में देखना कि आप सपने देख रहे हैं और सपने में देखना कि आप जाग गए हैं। दूसरा, सपने की वस्तुओं का उपयोग दूसरे सपने पर स्विच करने के लिए करना है, जैसा कि मैंने किया था। हमेशा की तरह डॉन हुआन ने एक बार फिर मुझे बिना किसी हस्तक्षेप के अभ्यास करने का अवसर दिया। मैंने उसके द्वारा वर्णित दोनों तरीकों पर काम करना शुरू कर दिया। या तो मैंने सपना देखा कि मेरा एक सपना था जिसमें मैंने सपना देखा था कि मैं जाग गया हूं, या जैसे कि एक इलेक्ट्रॉनिक फोटो मैग्नीफायर के लेंस के माध्यम से देख रहा हूं, मैं अपने सपने के ध्यान में सीधे कुछ सुलभ नहीं था। कभी कभी मैंने थोड़ा संशोधित संस्करण में दूसरी विधि का उपयोग किया। मैंने सपने की वस्तुओं में से एक को तब तक देखा जब तक कि यह आकार बदलना शुरू नहीं हो गया, जिससे मुझे रिंगिंग भंवर के माध्यम से दूसरे सपने में आकर्षित किया गया। हालांकि मैं पहले से भविष्यवाणी नहीं कर पाया हूं कि मैं इस विशेष सपने में किन 3 तरीकों का उपयोग करूंगा। कृत्रिम सपने देखने के अभ्यास पर मेरे प्रशिक्षण सत्र या तो इस तथ्य के साथ समाप्त हो गए कि मैं सपने के ध्यान से बाहर कूद गया और जाग गया, या इस तथ्य के साथ कि मैं एक अंधेरे, गहरी, जागृत नींद में गिर गया। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। केवल एक चीज जिसने मुझे परेशान किया, वो किसी तरह के हस्तक्षेप की बढ़ती आवर्ती भावना थी, कुछ डर या बेचैनी के मुकाबलों की तरह। मेरा मानना था कि यह या तो मेरे घृणित आहार के कारण था, या इस तथ्य के कारण कि उस समय डॉन हुआन ने अक्सर मुझे मतिभ्रम वाले पौधे दिए थे, जो मेरी कक्षाओं के कार्यक्रम का भी हिस्सा था। हालांकि अंत में हमले इतने स्पष्ट हो गए कि मुझे सलाह के लिए डॉन हुआन की ओर मुड़ना पड़ा। आपने जादुई ज्ञान के सबसे खतरनाक पहलू को छुआ है, एक वास्तविक दुःस्वप्न, एक सच्चा डर, वो शुरू हुआ। मैं आपको अपने पसंदीदा तर्कवाद के साथ समारोह में खड़े हुए बिना सीधे ये बताने के लिए बाध्य हूं। हर जादूगर अनिवार्य रूप से इस पहलू का सामना करता है। मुझे डर है कि अगर मैंने आपको चेतावनी नहीं दी थी, तो इस स्तर पर आप अच्छी तरह से तड़क और घबरा गए होंगे, यह मानते हुए कि कहीं गलती हो गई थी। डॉन हुआन ने मुझे बहुत गंभीरता से समझाया कि ऊर्जा श्रेणियों के रूप में जीवन और चेतना जीवित जीवों की एक विशेष संपत्ति नहीं है। जादूगरों ने देखा कि इस पृथ्वी पर 2 प्रकार के चेतन प्राणी घूमते हैं, जैविक प्राणी और अकार्बनिक प्राणी। एक दूसरे के साथ उनकी तुलना करते हुए जादूगरों ने देखा कि दोनों ल्यूमिनेसेंस के समूह हैं, जिसके माध्यम से ब्रह्मांड के लाखों ऊर्जा फाइबर हर बोधगम्य दिशा में प्रवाहित होते हैं। वे आकार और चमक में एक दूसरे से अलग हैं। अकार्बनिक प्राणियों में मोमबत्तियों के समान लंबी आकृतियां होती हैं और मंद प्रकाश के साथ चमकती हैं। कार्बनिक जीव अधिक गोल होते हैं और उनमें बहुत तेज चमक होती है। उनके बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर जिसे जादू ने देखा, वह ये है कि जैविक प्राणियों का जीवन और चेतना क्षणभंगुर है, क्योंकि ये प्राणी निरंतर जल्दी में रहने के लिए मजबूर हैं। अकार्बनिक प्राणी लंबे समय तक जीवित रहते हैं क्योंकि उनकी चेतना अनंत शांति और गहराई से भरी होती है। जादूगर बिना किसी कठिनाई के अकार्बनिक प्राणियों के साथ बातचीत कर सकते हैं, डॉन हुआन ने जारी रखा, क्योंकि उत्तरार्ध में चेतना है, बातचीत के लिए आवश्यक मुख्य विशेषता। लेकिन क्या वे वास्तव में मौजूद हैं? मैंने पूछा, क्या यह आपके और मेरे जैसा वास्तविक है? बेशक वे करते हैं, उन्होंने जवाब दिया। मेरा विश्वास करो, जादू जीव असाधारण बुद्धिमान है। किसी भी परिस्थिति में वे पूर्वाग्रहों के साथ फ्लर्ट नहीं करेंगे, उन्हें बाद में वास्तविकता के लिए ले जाएंगे। आप क्यों कहते हैं कि ये जीव जीवित है? जादूगर के दृष्टिकोण से जीवन का अर्थ है चेतना होना। यही है, चेतना के आसपास की चमक के साथ एक संयोजन बिंदु होना। यह वह है जो जादूगर को इंगित करता है कि जिस व्यक्ति के साथ वो व्यवहार कर रहा है, चाहे वो कार्बनिक हो या अकार्बनिक, जागरूकता के लिए पूरी तरह से सक्षम है।
जादू धारणा की उपस्थिति को जीवन की एक आवश्यक स्थिति मानता है। तब अकार्बनिक प्राणियों को भी मरना होगा। क्या ये सही है, डॉन हुआन? स्वाभाविक रूप से वे अपनी जागरूकता को उसी तरह खो देते हैं जैसे हम करते हैं। ये सिर्फ इतना है कि उनकी चेतना की अवधि वास्तव में मन उड़ाने वाली है। अकार्बनिक प्राणी स्वयं जादूगर हैं। उनके मामले में ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या है। मान लीजिए कि हम उन्हें लुभाते हैं या उन्हें हमारे साथ बातचीत करने के लिए मजबूर करते हैं। डॉन हुआन ने सचमुच एक पल के लिए मुझे देखा। यह आप तक बिल्कुल नहीं पहुंचता है, उन्होंने आत्मविश्वास से निष्कर्ष निकाला। मैं सामान्य ज्ञान के संदर्भ में इसके बारे में सोचने में लगभग असमर्थ हूं, मैंने कहा। और मैंने आपको चेतावनी दी कि आपकी पवित्रता का गंभीरता से परीक्षण किया जाएगा। ऐसे में हर चीज को वैसे ही छोड़ देना और घटनाओं को अपना कोर्स करने देना उचित है। मेरा मतलब है, अकार्बनिक प्राणियों को आपके पास आने दो। क्या आप गंभीर हैं, डॉन हुआन? बिल्कुल गंभीर। अकार्बनिक प्राणियों के साथ बातचीत करने की कठिनाई इस तथ्य में निहित है कि उनकी चेतना हमारी तुलना में बहुत धीमी गति से कार्य करती है। और एक जादूगर को पहचानने में उन्हें सालों लग जाते हैं। इसलिए धैर्य रखें और प्रतीक्षा करें। जल्दी या बाद में वे दिखाई देंगे। लेकिन जिस तरह से आप या मैं प्रतीत नहीं होगा, वे खुद को बहुत विशिष्ट तरीके से महसूस करते हैं। जादूगर उन्हें कैसे लुभाते हैं? क्या किसी तरह का अनुष्ठान है? खैर, किसी भी मामले में जादूगर सड़क के बीच में बाहर नहीं जाते हैं और आधी रात के हमलों पर कांपती आवाज के साथ वहां से उन्हें बुलाते हैं। अगर अनुष्ठान से आपका मतलब कुछ ऐसा है। और वे क्या करते हैं? वे सपने देखने के माध्यम से उन्हें लुभाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, यह सिर्फ एक लालच से अधिक है। सपने देखने के अभ्यास के माध्यम से जादूगर उन्हें बातचीत करने के लिए मजबूर करते हैं। जादूगर उन्हें कैसे मजबूर करते हैं? सपने देखने का अर्थ है उस संयोजन बिंदु को पकड़ना जहां वो सपने में चला गया था। परिणामी ऊर्जा क्षमता अकार्बनिक प्राणियों का ध्यान आकर्षित करती है, क्योंकि चारा मछली को आकर्षित करता है और वे इस चारा के लिए जाते हैं, सपनों के पहले और दूसरे द्वार तक पहुंचते हैं और पार करते हैं। जादूगर अकार्बनिक प्राणियों के लिए चारा डालते हैं और इस तरह उन्हें प्रकट होने के लिए मजबूर करते हैं। सपने के पहले और दूसरे द्वार को पार करने के बाद आपने अपना निमंत्रण उनके ध्यान में लाया। अब प्रतीक्षा करें कि वे आपको एक संकेत दें। ये संकेत क्या हो सकता है, डॉन हुआन? ये बहुत संभव है कि उनमें से एक आपको दिखाई देगा, हालांकि यह अभी भी उसके लिए बहुत जल्दी है। मेरी राय में संकेत आपके सपने में कुछ बाहरी हस्तक्षेप होगा। मेरा मानना है कि पिछले कुछ दिनों से आप अपने सपनों में जो डर का अनुभव कर रहे हैं, वे पाचन विकार के कारण नहीं, बल्कि ऊर्जा के आवेगों के कारण होते हैं जो आपको अकार्बनिक प्राणियों द्वारा भेजे जाते हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? अपनी खुद की उम्मीदों को धोखा दें। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसका क्या मतलब है। क्या डॉन हुआन ने विस्तार से बताया कि हम मनुष्यों या अन्य जैविक प्राणियों के साथ बातचीत करते समय क्या उम्मीद करते हैं? आपके अनुरोध पर तत्काल प्रतिक्रिया। हालांकि अकार्बनिक प्राणियों को सबसे कठिन बाधा से अलग किया जाता है, ऊर्जा आंदोलन की अन्य गति। इसलिए कोई त्वरित प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है और जादूगर को अनुरोध मोड में कार्य करना जारी रखते हुए अपनी अपेक्षाओं को धोखा देना चाहिए जब तक कि उसके अनुरोध को स्वीकार करने में समय लगता है। क्या आप कह रहे हैं, डॉन हुआन, कि इस मामले में कृत्रिम सपने देखने का अनुरोध और अभ्यास एक ही बात है? हाँ, लेकिन एक सही परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको अपने अभ्यास में अकार्बनिक प्राणियों तक पहुंचने का इरादा जोड़ना चाहिए। उन्हें ताकत और आत्मविश्वास की भावना, शक्ति और टुकड़ी की भावना भेजना चाहिए। और किसी भी कीमत पर उन्हें डर या अवसाद की भावना तक पहुंचने से बचने के लिए। वे अपने आप में काफी उदास हैं। कम से कम आपको अपनी उदासी में अपना खुद का जोड़ना नहीं है। यह मेरे लिए बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, डॉन हुआन, वे कैसे भेदक हैं?
यह विशेष तरीका क्या है जिसमें वे खुद को महसूस करते हैं? ऐसा होता है कि वे हमारे सामने इस दुनिया में भौतिक होते हैं, हालांकि अधिकांश समय वे अदृश्य होते हैं और उनकी उपस्थिति मानव शरीर में एक विशेष सनसनी के रूप में प्रकट होती है, एक प्रकार का शेक या कपकपी जो किसी व्यक्ति को मज्जा में छेदती है। और सपना, डॉन हुआन। एक सपने में यह विपरीत है। कभी कभी हम उन्हें वैसे ही महसूस करते हैं जैसे आपने उन्हें महसूस किया था, जैसे डर के मुकाबलों में। ज्यादातर मामलों में वे अमल में लाना, हमारे सामने सही दिखने। चूंकि हमें पहले उनके साथ कोई अनुभव नहीं है, इसलिए वे हमें अत्यधिक भय से प्रेरित कर सकते हैं। और यह वास्तव में हमारे लिए खतरनाक है। डर के चैनल के माध्यम से वे एक व्यक्ति को रोजमर्रा की जिंदगी की दुनिया में फॉलो करने में सक्षम है। इसके परिणाम वास्तव में विनाशकारी हो सकते हैं। आपका क्या मतलब है, डॉन हुआन? डर उसके जीवन में जड़ ले सकता है। केवल एक महान अकेला योद्धा ही इस डर का सामना कर सकता है। अकार्बनिक प्राणी सच्चे परजीवी हो सकते हैं, प्लेग से भी बदतर। किसी व्यक्ति को डराकर वे उसे पागल करने में काफी सक्षम है। और अकार्बनिक प्राणियों के साथ माइक क्या करते हैं? उनके साथ विलय करें, उन्हें अपने सहयोगियों में बदल दें, एक समुदाय बनाएं। कभी कभी उनके अनुबंधों के परिणामस्वरूप एक असाधारण दोस्ती होती है। मैं ऐसे संबंधों को सीमाओं के बिना सहयोग कहता हूं। धारणा उनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आखिरकार, हम सामाजिक प्राणी हैं और अनिवार्य रूप से कंपनी में अन्य चेतनाओं की तलाश करते हैं। अकार्बनिक प्राणियों के साथ सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित करने का रहस्य यह है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा, जो संदेश एक व्यक्ति उन्हें भेजता है वो ताकत और तुकड़ी से भरा होना चाहिए। ये कोडित होना चाहिए, मैं तुमसे डरता नहीं हूं। आओ और मुझे देखो। अगर तुम आते हो तो मुझे तुम्हें देखकर खुशी होगी। अगर तुम नहीं आना चाहते तो मुझे तुम्हारी याद आएगी। जब अकार्बनिक प्राणियों को ऐसा संदेश मिलता है तो उन्हें इतनी अपरिवर्तनीय जिज्ञासा के साथ जब्त कर लिया जाता है कि वे निश्चित रूप से आते हैं। लेकिन वे मेरे पास क्यों आए, या मुझे उनसे मिलने का प्रयास क्यों करना चाहिए? सपने देखने वाले अपने सपनों में अन्य प्राणियों के साथ संपर्क चाहते हैं। हमें ये पसंद है या नहीं, यह मायने नहीं रखता। यह आपको झटका दे सकता है, लेकिन क्लेरवॉयंट स्वचालित रूप से उन प्राणियों के समूहों को ढूंढना चाहते हैं जिनके साथ वे एक संबंध स्थापित कर सकते हैं, एक प्रकार का बंधन। क्लेरवॉयंट्स वास्तव में उन्हें खोजने के लिए उत्सुक हैं। यह मुझे बहुत अजीब लगता है, डॉन हुआन। क्लेरवॉयंट्स ऐसा क्यों करते हैं? अकार्बनिक प्राणी हमारे लिए कुछ नया है, और उनके लिए हम में से जो अपने क्षेत्र की सीमा पार करते हैं, वे एक नवीनता बन जाते हैं। उनकी शानदार चेतना के लिए धन्यवाद। अकार्बनिक प्राणियों के पास क्लेरवॉयंट के लिए एक विशाल आकर्षक बल है और उसे अवर्णनीय दुनिया में ले जा सकता है। इसे अच्छे से याद रखें और इसे कभी न भूलें। इसका उपयोग प्राचीन काल के जादूगरों द्वारा किया जाता था। यह उनके लिए है कि सहयोगी शब्द की उत्पत्ति का श्रेय है। इन जादूगरों के सहयोगियों ने उन्हें अमानवीय ब्रह्मांड में चमकते अंडे से परे संयोजन बिंदु को स्थानांतरित करना सिखाया। इस प्रकार, जब एक जादूगर उन्हें एक वाहन के रूप में उपयोग करता है, तो वे उसे मानव क्षेत्र से परे दुनिया में ले जाते हैं। मैंने उसकी बात सुनी और मैं अजीब आशंकाओं और पूर्वाभास से उबर गया। डॉन हुआन तुरंत समझ गया कि क्या चल रहा है। आप सीमा तक धार्मिक हैं, वो हंसे। और फिलहाल मुझे अपने सिर के पीछे शैतान की सांस महसूस हुई। और आप इसके बारे में अलग तरह से सोचते हैं। हम मानते हैं कि ऐसा माना जा सकता है, और एक सपना किसी ऐसी चीज की धारणा है जो संभव की सीमाओं से परे जाती है। जागते समय, मैं अकार्बनिक प्राणियों के वास्तविक अस्तित्व की संभावना के बारे में चिंतित था। लेकिन जब मैं सो रहा था, मेरी सचेत चिंता में बहुत शक्ति नहीं थी। शारीरिक भय के मुकाबले जारी रहे, लेकिन वे हमेशा एक अजीब शांति के बाद थे। यह मेरे पास था और मुझे जारी रखने की अनुमति दी, जैसे कि कोई डर नहीं था।
तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे सपने में हर सफलता अचानक हुई, बिना किसी चेतावनी के। मेरे सपनों में अकार्बनिक प्राणियों की उपस्थिति कोई अपवाद नहीं थी। ये तब हुआ जब मैं बचपन से एक सर्कस के बारे में सपना देख रहा था। परिवेश एरिजोना के पहाड़ों में एक छोटे से शहर के परिदृश्य जैसा दिखता था। मैं लोगों को देखना शुरू कर दिया। एक अस्पष्ट आशा महसूस कर रहा था जिसने मुझे फिर से उन लोगों को देखने के लिए कभी नहीं छोड़ा था जिन्हें मैंने देखा था जब डॉन हुआन ने पहली बार मुझे दूसरे ध्यान के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया था। उन्हें देखकर मुझे घबराहट महसूस हुई। मेरे पेट के गड्ढे में एक झटका, सौर जाल के लिए एक झटका की तरह। झटके ने मुझे कुछ हद तक विचलित कर दिया और मैंने एरिज़ोना के पहाड़ों में लोगों, सर्कस और शहर की दृष्टि खो दी। इस सब के बजाय बिल्कुल भयानक उपस्थिति के दो आंकड़े मेरे सामने खड़े थे। वे पतले थे, कंधों में एक पैर से अधिक व्यापक नहीं थे और लंबे, लगभग 7 फीट। उन्होंने दो विशाल केंचुओं की तरह मेरे ऊपर खतरनाक रूप से करघे लगाए। मुझे पता था कि यह एक सपना था, लेकिन मुझे यह भी पता था कि मैं क्या देख रहा था। डॉन हुआन और मैंने उस दृष्टि के बारे में बात की जब मैं एक सामान्य स्थिति में था और दूसरे ध्यान की स्थिति में था। और यद्यपि मैं तब इसे अपने दम पर अनुभव नहीं कर सका, मुझे ऐसा लगा कि मैं ऊर्जा की प्रत्यक्ष धारणा के विचार को समझ गया हूं। और उस सपने में इन अजीब भूतों को देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ अविश्वसनीय का ऊर्जा सार देख रहा था। मैं बहुत शांत था। मैं हिलता नहीं था। मेरे लिए सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि वे तितर-बितर नहीं हुए और मोमबत्तियों के आकार के शेष दृश्यमान प्राणियों में परिवर्तित नहीं हुए। उनके बारे में कुछ ऐसा था जिसने मुझे उनके रूप की धारणा को बनाए रखा। मुझे ये पता था क्योंकि कुछ मुझे बता रहा था कि अगर मैं नहीं चलता, तो वे भी बने रहेंगे। एक निश्चित बिंदु पर यह खत्म हो गया था। मैं डर से जाग गया और तुरंत बहुत डर की घेराबंदी में गिर गया। मुझे एक गहरी चिंता, शारीरिक पीड़ा, किसी प्रकार की उदासी से जब्त कर लिया गया था जिसका अपने आप में कोई आधार नहीं है। तब से दो अजीब आंकड़े मुझे हर बार दिखाई दिए हैं जब मैंने सपने देखने का अभ्यास किया है। समय के साथ यह ऐसा निकला जैसे मेरे सभी सपनों के अभ्यास की आवश्यकता केवल मेरे लिए उनसे मिलने के लिए थी। उन्होंने कभी भी मुझसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की, किसी भी तरह की बातचीत में शामिल नहीं हुए। जब मेरा सपना पूरा हुआ तो वे मेरे सामने गतिहीन हो गए। न केवल मैंने अपने सपनों को बदलने का प्रयास कभी नहीं किया है, इसके अलावा मैं ये भी भूल गया कि मैं वास्तव में सपने देखने का अभ्यास क्यों करता हूँ। जब तक मैंने आखिरकार डोंग हुआन को बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कई महीनों से केवल इन दो आंकड़ों पर विचार कर रहा था। आप एक बहुत ही खतरनाक चौराहे पर फंस गए हैं, डॉन हुआन ने कहा। यदि आप उन्हें दूर भगाते हैं तो यह सही नहीं होगा। हालांकि उन्हें रहने देना भी एक गलती है। वर्तमान में उनकी उपस्थिति आपके सपने के अभ्यास में बाधा है। मुझे क्या करना चाहिए, डॉन हुआन? हमारी दुनिया में अभी उनसे मिलें और उन्हें बाद में आने के लिए कहें जब आपके सपने में अधिक शक्ति हो। लेकिन उनसे कैसे मिलना है? यह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। आपको बस एक आंत होनी चाहिए जो बहुत पतली ना हो। लेकिन वो आपके शांत होने के लिए बहुत पतली नहीं होगी। और मेरे इंतजार के बिना उसे आश्वस्त करना शुरू कर दिया कि मेरे पास हिम्मत नहीं है, और इसके अलावा उसने मुझे पहाड़ियों में कहीं खींच लिया। वो उस समय मेक्सिको के उत्तर में रह रहा था और पहले ये सुनिश्चित कर चुका था कि मुझे एक अकेला जादूगर, एक भूले हुए बुजुर्ग के रूप में उसकी छाप मिले जो मानव जीवन की धारा से बाहर हो गया था। हालांकि मैं उनकी अचानक अत्यधिक बुद्धिमत्ता को प्रकट करने से थोड़ा चिंतित था। इसलिए मैं उनकी कुछ अभिव्यक्तियों के साथ प्रस्तुत करने के लिए इच्छुक था, क्योंकि मुझे आधा यकीन था कि ये सिर्फ उनकी विचित्रताएं थीं। उनका पसंदीदा शौक एक विशेष चाल थी जिसे जादूगर कई शताब्दियों से अभ्यास कर रहे थे। वो चाहता था कि मैं वो सब कुछ समझूं जो मैं अपनी सामान्य स्थिति में समझने में सक्षम था।
उसी समय मुझे दूसरे ध्यान की स्थिति से परिचित कराकर उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि मैं या तो समझूं या कम से कम उत्साह से वो सब कुछ सुनूं जो उसने मुझे सिखाया था। इस प्रकार उसने मुझे 2 भागों में विभाजित किया। एक सामान्य स्थिति में होने के कारण मैं ये पता नहीं लगा सका कि यह क्यों या कैसे पता चलता है कि मैं उसकी सनकी हरकतों को गंभीरता से लेने के लिए इच्छुक हूं। जब मैं दूसरे ध्यान की स्थिति में था, तो ये सब मेरे लिए काफी निश्चित था। डॉन हुआन ने तर्क दिया कि दूसरा ध्यान सिद्धांत रूप में हम में से किसी के लिए उपलब्ध है, लेकिन हमारे तर्कवाद के बचत पुआल से लगन से चिपके हुए हम कुछ और अधिक जमकर दूसरों ने दूसरे ध्यान को खुद से दूर धकेल दिया, इसे हाथ की लंबाई की तुलना में करीब नहीं आने दिया। डॉन हुआन का विचार था कि सपना उन बाधाओं को दूर करता है जिनका उपयोग हम खुद को दूसरे ध्यान से बचाने के लिए करते हैं, जिससे खुद को अलग कर लेते हैं। जिस दिन वह मुझे अकार्बनिक प्राणियों से मिलने के लिए सोनोरन रेगिस्तान की पहाड़ियों पर ले गया, मैं जागरूकता की सामान्य स्थिति में था। हालांकि किसी तरह मुझे अभी भी पता था कि कुछ होने वाला है, और यह कुछ निश्चित रूप से कुछ अविश्वसनीय होगा। रेगिस्तान में थोड़ी बारिश हुई। लाल मिट्टी अभी भी गीली थी और मेरे जूतों के रबर के तलवों से चिपक गई थी। भारी गांठों से छुटकारा पाने के लिए मुझे हर बार चट्टानों पर कदम रखना पड़ता था। हम पूर्व की ओर जा रहे थे, पहाड़ियों की ओर चढ़ रहे थे। जब हम 2 पहाड़ियों के बीच एक गहरी खड्ड में पहुंचे, तो डॉन हुआन रुक गया। खैर, अपने दोस्तों को बुलाने के लिए शायद यह सही जगह है, उन्होंने कहा। मेरे दोस्त? आप उन्हें ऐसा क्यों कहते हैं? उन्होंने आपको चुना। जब वे ऐसा करते हैं, तो इसका मतलब है कि वे संपर्कों की तलाश में हैं। मैंने आपको बताया कि उनके और जादूगरों के बीच दोस्ती का बंधन बनता है। ऐसा लगता है कि ठीक यही स्थिति हम आपके मामले में सामना कर रहे हैं, और आपको क्वेरी मोड में कार्य करने की भी आवश्यकता नहीं है। और वास्तव में इस तरह की दोस्ती क्या है, डॉन हुआन? ऊर्जा के पारस्परिक आदान प्रदान में अकार्बनिक प्राणियों ने अपनी उच्च स्तर की चेतना को इसमें डाल दिया, और जादू, आपकी बढ़ी हुई जागरूकता और आपकी उच्च ऊर्जा। यदि परिणाम सकारात्मक है, तो एक समता विनिमय होता है। लेकिन यह नकारात्मक भी हो सकता है, फिर एक पारस्परिक निर्भरता है। प्राचीन जादूगर आमतौर पर अपने सहयोगियों से प्यार करते थे। वास्तव में वे अपने सहयोगियों को अपने पड़ोसियों से अधिक प्यार करते थे, और मैं इसे एक बड़े खतरे के रूप में देखता हूं। ठीक है, आप मुझे क्या करने की सलाह देते हैं, डॉन हुआन? उन्हें बुलाओ। फिर आप उनके आकार का अनुमान लगाएंगे और खुद तय करेंगे कि आगे क्या करना है। उन्हें बुलाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अपने दिमाग में उस उपस्थिति को पुनः उत्पन्न करें जिसमें वे आपको एक सपने में दिखाई दिए, और इसे ठीक करें। जिस कारण से उन्होंने आपको सपनों में अपनी उपस्थिति के साथ तृप्त करने की कोशिश की, वह ये है कि वे आपके दिमाग में अपने रूपों की स्मृति को छोड़ना चाहते थे। और अब इसका फायदा उठाने का समय है। डोंग हुआ ने कठोर रूप से मुझे अपनी आंखें बंद करने और उन्हें नहीं खोलने का आदेश दिया। फिर उसने मुझे कुछ चट्टानों पर ले जाया और मुझे उन पर बैठाया। वे कठोर, ठंडे थे और एक कोण पर लेटे थे, इसलिए संतुलन बनाए रखना मुश्किल था। यहां बैठे और उनके आकार की कल्पना करें जब तक कि वे सपने में बिल्कुल नहीं बन जाते, डॉन हुआन ने मेरे कान में कहा। जब वे ध्यान में हों तो मुझे बताएं। बहुत जल्दी और लगभग सहजता से मैं अपने दिमाग में उनके आकार की एक छवि को पुनः पेश करने में कामयाब रहा, जैसा कि मैंने अपने सपने में देखा था। ये तथ्य कि मैं ऐसा करने में कामयाब रहा, मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। कुछ और मुझे पूरी तरह से मारा। इस तथ्य के बावजूद कि मैंने डॉन हुआन को एक संकेत देने की सख्त कोशिश की, जिसकी मैंने पहले ही अपने आप में कल्पना की थी। मैं अपनी आंखें नहीं खोल सकता था या एक शब्द भी निचोड़ नहीं सकता था। मैं निश्चित रूप से जाग रहा था और सब कुछ सुना। मैंने डॉन हुआन को ये कहते सुना, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। मैंने उन्हें बिना किसी कठिनाई के खोला। मैं कुछ चट्टानों पर क्रॉस लेग्ड बैठा था। ये वे पत्थर नहीं थे जिन पर डॉन हुआन ने मुझे शुरुआत में लगाया था। वो खुद कहीं पीछे और थोड़ा मेरे दाईं ओर था। मैंने उसे देखने के लिए घूमने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे नहीं जाने दिया।
मेरे सिर को सीधी स्थिति में पकड़ लिया और फिर मैंने दो अंधेरे आंकड़े देखे, जैसे दो पतले पेड़ के तने। वे मेरे सामने सही थे। आश्चर्य में अपना मुंह खोलते हुए मैंने उन्हें देखा। वे सपने में उतने लंबे नहीं थे। वे अपने मूल आकार के आधे तक सिकुड़ गए हैं। मंद चमक के दो रूपों के बजाय मेरे सामने दो घने अंधेरे, लगभग काले रंग की धमकी देने वाली छड़ें थीं। उठो और उनमें से एक को पकड़ो, डॉन हुआन ने मुझे बताया, और जाने मत दो, चाहे आप कैसे भी हिले। मैं स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ अज्ञात आवेग ने मुझे अपनी इच्छा के खिलाफ खड़ा कर दिया। उसी क्षण मुझे स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि मैं सब कुछ करना समाप्त कर दूंगा, हालांकि डॉन हुआन के आदेशों का पालन करने का मेरा कोई सचेत इरादा नहीं था। मैं यंत्रवत दो आंकड़े से संपर्क किया। मेरा दिल लगभग मेरी छाती से बाहर कूद रहा था। मैंने दाईं ओर एक को पकड़ लिया। मुझे जो लगा वो एक बिजली के झटके की तरह था, जिसने मुझे लगभग अंधेरे आंकड़े को छोड़ दिया। तब मैंने डॉन हुआन की आवाज सुनी, जैसे कि वो कहीं दूर से चिल्ला रहा हो, यदि आप उसे छोड़ देते हैं तो आप समाप्त हो गए हैं। मैं आंकड़ा पकड़े रखा। वह झुक रही थी और हिल रही थी, लेकिन एक विशाल जानवर की तरह नहीं, बल्कि कुछ शराबी, हल्का और जैसे कि विद्युतीकृत था। हम खोखले के रेतीले तल पर गड़बड़ कर रहे थे और काफी देर तक उस पर लुढ़क गए। एक एक करके विद्युत प्रवाह के बीमार दालों ने मेरे माध्यम से गोली मार दी। मैंने सोचा कि इसे इतना नीच माना जाता था क्योंकि यह उस ऊर्जा से अलग था जिससे मुझे रोजमर्रा की जिंदगी की दुनिया में निपटना था। जब इसने मुझे बिजली दी तो मैं एक जानवर की तरह हिल गया, चिल्लाया और बढ़ गया। दर्द से नहीं, बल्कि कुछ अजीब गुस्से से। अंत में यह मेरे नीचे जम गया, गतिहीन, लगभग ठोस, निष्क्रिय। मैंने डॉन हुआन से पूछा कि क्या यह मर चुका है, लेकिन मैंने अपनी आवाज नहीं सुनी। नहीं, किसी ने हंसते हुए कहा कि कोई डॉन हुआन नहीं था। ये सिर्फ इतना है कि आपने उसका ऊर्जा प्रभार समाप्त कर दिया है, लेकिन अभी तक मत उठो, थोड़ा लेट जाओ। मैंने डॉन हुआन को सवाल करते हुए देखा। उन्होंने बड़ी उत्सुकता के साथ मेरा अध्ययन किया, फिर मेरी मदद की। अंधेरा आंकड़ा जमीन पर पड़ा रहा। मैं डॉन हुआन से पूछना चाहता था कि क्या इस आंकड़े के साथ सब कुछ ठीक था, और फिर से मैं एक शब्द भी नहीं बोल सकता था। और फिर मैंने कुछ असाधारण किया। मैं सहमत था कि यह सब वास्तविक है। उस क्षण तक मेरे दिमाग में कुछ ऐसा रहा जिसने मेरे तर्कवाद की रक्षा की, ये देखते हुए कि डॉन हुआन के जोड़तोड़ से प्रेरित एक सपना क्या हो रहा था। मैं जमीन पर प्रोस्ट्रेट फिगर के पास गया और उसे ऊपर उठाने की कोशिश की। मैं सफल नहीं हुआ। इसे कवर करना असंभव था क्योंकि इसमें कोई द्रव्यमान नहीं था। मैं उलझन में था। वही आवाज, जो डॉन हुआन की नहीं थी, ने मुझे एक अकार्बनिक प्राणी के ऊपर झूठ बोलने के लिए कहा। मैंने ऐसा किया, और जब मैं अपने पैरों पर चढ़ गया, तो एक मेरे साथ गुलाब जैसे एक छाया मेरे शरीर से चिपक गई। फिर यह धीरे से मुझसे अलग हो गया और गायब हो गया, जिससे मुझे परिपूर्णता की असाधारण सुखद अनुभूति हुई। मुझे खुद पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने में एक दिन से अधिक समय लगा। मैं ज्यादातर समय सोता हूं। समय समय पर डॉन हुआन ने एक ही सवाल पूछकर मेरी स्थिति की जांच की। अकार्बनिक होने की ऊर्जा आग या पानी के समान थी। मेरे गले को ऐसा लगा जैसे वो जल गया हो, इसलिए मैं उसका जवाब नहीं दे सका, क्योंकि ऊर्जा की दालों ने मुझे विद्युतीकृत पानी के जेट जैसा महसूस किया। मुझे नहीं पता कि विद्युतीकृत जल जेट क्या है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया है। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि ऐसी घटना को पुनः पेश या महसूस किया जा सकता है, लेकिन यह वो छवि थी जो मेरे दिमाग में हर बार पॉप अप हुई जब डॉन हुआन ने मुझसे अपना महत्वपूर्ण सवाल पूछा। जब मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि मैं पूरी तरह से जाग रहा हूं, तो डॉन हुआन सो रहा था। ये जानते हुए कि उनके प्रश्न का बहुत महत्व है, मैंने उन्हें जगाया और उन्हें सब कुछ बताया। अकार्बनिक प्राणियों में आपके पास ऐसे दोस्त नहीं होंगे जो आपकी मदद करेंगे। उनके साथ आप केवल गर्भावस्था के अन्योन्याश्रयता के प्रकार का एक कष्टप्रद संबंध रख सकते हैं। निष्कर्ष निकाला। बेहद सावधान रहें।
जल अकार्बनिक प्राणियों में अधिकता होने का खतरा अधिक होता है। प्राचीन जादूगरों का मानना था कि वे अधिक प्यार करते हैं, बेहतर दिखावा करते हैं और यहाँ तक कि शायद भावनाएं हैं। उग्र प्रकृति के अकार्बनिक प्राणियों के विपरीत, जिसे प्राचीन जादूगरों ने गंभीर, अधिक संयमित, लेकिन अधिक आडंबरपूर्ण माना। और यह सब मेरे लिए क्या मायने रखता है, डॉन हुआन? अभी बात करना बहुत बड़ा है। मैं आपको उन सभी आशंकाओं को दूर करने की सलाह देता हूं जो आपके सपनों और आपके जीवन में मौजूद हैं। तब आप अपनी एकता बनाए रख सकते हैं। अकार्बनिक ये है कि आप ऊर्जा से वंचित हैं और फिर चार्ज किया गया है। इस साहसिक कार्य के साथ खुद के पास था और इसे दोहराने के लिए आएगा। लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं रोका, डॉन हुआन? आपने मुझे ऐसा करने का समय नहीं दिया। इसके अलावा, आपने मुझे जमीन पर छोड़ने के लिए आप पर चिल्लाना भी नहीं सुना। सभी संभावित परिदृश्यों के संबंध में, जैसा कि आप आमतौर पर करते हैं, मुझे पहले से विस्तार से निर्देश देना आवश्यक था। मैं सभी संभावित विकल्पों का पूर्वाभास नहीं कर सका। जब अकार्बनिक प्राणियों की बात आती है तो मैं सामान्य रूप से लगभग एक शुरुआत करता हूं। एक समय में, मैंने जादूगरों के ज्ञान के इस हिस्से को इस आधार पर मना कर दिया कि यह बहुत बोझिल और अस्थिर है। मैं किसी भी संस्था पर निर्भर नहीं रहना चाहता, चाहे वे कार्बनिक हो या अकार्बनिक। ये हमारी बातचीत का अंत था। जाहिर है, मुझे चिंतित होना चाहिए था, क्योंकि जो हुआ उस पर उनकी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से नकारात्मक थी। लेकिन मैं चिंतित नहीं था। किसी कारण से मुझे यकीन था कि मैंने सब कुछ ठीक किया है। भविष्य में, अकार्बनिक प्राणियों ने मेरे सपने के अभ्यास में कभी हस्तक्षेप नहीं किया।